अध्याय 2 सबक 1 अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिलक कार में आई और वे पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिमी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी के ने अविश्वास से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा, मैंने दर्द भरी आवाज़ में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतज़ार करता रहा। यह 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। इस शुगर प्लांटेशन में के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों की पहली क्लास से 6ठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरी छोर पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहाँ मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि इनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था। उन्होंने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। एक साझेदारी हुई। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जहाँ तक मुझे याद है, उस स्कूल में मैं और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से ही उसी स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिलें और हर चीज़ नई होती थी। मम्मी और डैडी ने हमें ज़रूरत की सभी चीज़ें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चों के के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? वह राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते रहे जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु यह चोट अच्छी थी क्योंकि इसमें हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसे कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाज़ों पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको यह नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी ही वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी, एक भूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी। हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तुड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब्स को देखते देखते वे उब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग कर क्या रहे हो?
और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं उसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें यह बताया कि जल्दी ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब्स खत्म कर लें। माँ ने हमें 1 हफ्ते की मोहलत दी और उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयर हाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वह पड़ोसियों को टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ ही यह भी जोड़ दे कि दांत के डॉक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वह 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन करने की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हर जगह बारीक सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल लाल दहकते कोयलों के साथ अधिकतम गर्मी पर जल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। क्योंकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्च पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयलों के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब्स शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वह पिघलकर द्रव रूप में आ सके। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे से छेद वाले दूध के कार्टनों में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। इस तरह फैला सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी ज़मीन ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ़ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन बाहरी बक्से थे जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के ट्यूब्स के ऊपर छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन में नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इस प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तो तुम लोग जस्ते के सिक्के ढाल रहे होते? बिल्कुल सही, मैक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट के ट्यूब्स के बक्से थे। टूथपेस्ट के बक्से के साथ सफ़ेद दूध में लिपटे हुए 2 बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया। हमारे सपने धराशायी हो गए थे। तो आपका मतलब है कि यह गैरकानूनी है? माइक ने कांपती आवाज़ में पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हों। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, यह गैरकानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तुम में बहुत ज़्यादा रचनात्मकता और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं। हम सचमुच करीब हैं।
जब मैंने यह कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये सब सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर बनने के बारे में नहीं सोचते। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरी डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले में होने के मतलब यह नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं, डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझमें ज़्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग हैं माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाजा है कि कुछ ही सालों में बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की श्रृंखला और 3 रेस्तरां थे। रेस्तराओं के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वह कितनी ही देर में घर लौटे, और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही अपने डैडी से बात कर लेगा वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फ़ोन रात को 8:30 बजे आया। फ़ोन रात को 8:30 पर आया। ओके, अगले शनिवार, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी और सबक शुरू हुई। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 के तनख्वाह के हिसाब से भी 10 सेंट प्रति घंटे वेतन कम था। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक से वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतज़ार करें, माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज पर अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरचराहट हुई। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखी थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वह साफ थी, पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं सकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थी जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मौजूद
महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़े में बैठा था। वह उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए थे, परंतु उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए, जहाँ से पोर्च का रास्ता था, तो वे मुस्कुराए। मैं भी जवाब में शर्मा कर मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। अरे, ये डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उनके वेयर हाउसों को संभालता है और महिलाएं रेस्तरां की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा, जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है, वह तुम्हारे आने से पहले जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वह मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने सावधानीपूर्ण उत्सुकता से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहाँ कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका बैठा था। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफर देने वाले? मैंने पूछा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों, तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फुट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है, रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमत में अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो, तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है, अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्ट बॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़क करके कहा। या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्ट बॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी। 30 सेंट बाद शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करते थे कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने बच्चों की याद आ जाती है, जो बड़े हो गए थे तथा दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, परंतु वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी और इसलिए वे हमेशा काम में जुटाए रखती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ पर उतारते थे।
उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपरेट्स थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। 7-11 कन्वीनियंस स्टोर्स की शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर्स जहाँ लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर्स के दोनों ओर दरवाज़ों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुबार भी आ जाता था जो स्टोर्स में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हम में से हर एक को 3 छोटे सिक्के दे देती थी। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी। इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिसका मैं इंतजार कर सकूं। परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तो वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में पूछा। क्या वे मेरे उकता जाने के इंतजार कर रहे थे? कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। शनिवार को लाइन में लगकर इंतजार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज़ थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब कहता हूँ, यह मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी मुझसे यह कहा करते थे। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे यह कहा कि मैं सही तनख्वाह मांगूं, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गरीब डैडी ने शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर के उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतजार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैंने उन्हीं 2 महिलाओं को बगल में बैठा पाया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिली थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गई ताकि मैं बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर चुके थे और मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वह भी निकल कर चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बात करे। मैं सुन सकता था कि वे फ़ोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, और किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से
बाहर निकले बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके दड़बे नुमा ऑफिस में आ जाऊं। अमीर डैडी ने अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसू से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक वयस्क का सामना करना बहुत ज़्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी की है और अब आप अपने वायदे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं, आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। अपने हाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरा विश्लेषण कर रहे थे। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे और इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमी आवाज़ में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट प्रति घंटे। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूँगा। हमारे देश में बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम उन ज़्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे, वे लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं सिखाया? अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर मुझसे बात तक नहीं की, मैंने व्यंग्य भरे अंदाज में कहा। क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। परंतु जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती और मेरा यह मानना है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बातें नहीं करती, वो धक्का देती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। यह आदमी कैसे बेसिर पैर की बातें कर रहा है? मैंने अपने आप से पूछा। जिंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद रखने की ज़रूरत थी। अगर तुम ज़िंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ज़िंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग 2 चीज़ें करते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी के लिए धक्कों को सहन करते जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और ज़िंदगी को धक्का दे देते हैं। परंतु वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या पति को। वे यह नहीं जानते कि ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। ज़िंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे ज़िंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम यह सब सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी
कम तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे? तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आय और आर्थिक समस्याओं से सुलझा दे। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूँ। मैंने उनकी आंखों अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बातें सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच संप्रेषण की धाराएं बहने लगीं। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़रें झुका ली। मैं जान गया था कि वे सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू ही लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है, तो आप ज़िंदगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाते हैं। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप ज़िंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीज़ करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप इस बोरिंग बुढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ़ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी ज़िंदगी सुरक्षित खेल खेलने और सही चीज़ें करने में गुजार दी, परंतु सच बात तो यह है कि अपने ज़िंदगी के थपेड़ों के सामने घुटने टेक दिए। आप खतरा मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने को रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना। हमारी नज़रें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नज़रें हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अब भी गुस्सा था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी। अब मैं सीखने के लिए तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसे बनाने की कला सीखने का आग्रह किया। मेरे पास 150 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, पर उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में नहीं पूछा। वे कभी मुझसे नौकरी मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह ज़िंदगी से सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देंगे और आखिर तब तक यह कभी समझ नहीं पाएंगे दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बातें सुनता रहा। तो माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली ज़िंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, परंतु कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम्हें ज़िंदगी के थपेड़ों का स्वाद चखा दिया जाए, ताकि तुम मेरी इतनी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए थे। तो 10 सेंट प्रति घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप घटिया हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी अपनी कुर्सी से पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब भी उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नज़रिया बदल लो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ, तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही ना बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान यह है कि हम खुद को बदल लें। मैं अपनी बात ठीक से समझ नहीं पाया, मैंने कहा। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया, मैंने कहा। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने अधीरता से कहा। पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट का ही वेतन दिया, तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर पूछा। यही कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो तुम यह सोचते हो कि मैं समस्या हूँ? अमीर डैडी ने कहा। ओ तो आप हैं ही, मैंने कहा। खैर, इस तरीके से सोचते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नज़रिया यही है कि समस्या मैं हूँ, तो तुम्हारे पास क्या विकल्प रह जाते हैं? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते, तो मुझे ज़्यादा इज्जत नहीं देते, तो मैं काम छोड़कर चला जाऊँगा। ठीक कहा, हमारे डैडी ने कहा। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं।
जहाँ उन्हें बेहतर मौके और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिली। उन्हें यह गलतफ़हमी होती है कि नई नौकरी या ज़्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ सकती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है? मैंने पूछा। 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर मुस्कुराते हुए। मेरे डैडी मुस्कुराए। यही बाकी के लोग करते हैं। वे यह जानते हुए भी कम तनख्वाह में काम करते हैं क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसलिए मन महसूस कर वे नौकरी करते हैं और यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उसमें भी उन्हें तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी की सबक को समझने लगा था। मुझे यह एहसास हो गया था कि यह ज़िंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर यह समस्या किस तरह सुलझेगी? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे यह बेशकीमती नज़रिया दिया, जो उन्हें अपने कर्मचारियों और मेरे डैडी से अलग करता था और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे डैडी ज़िंदगी भर पैसे की तंगी से जूझने वाले थे। वह एक अद्भुत नज़रिया था जिसने मेरी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल दिया। मेरे डैडी ने कहा, बार-बार मुझे यह नज़रिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक कहूँगा। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। मेरे गरीब डैडी ने मुझे जो शिक्षा दी थी, शिक्षा की उस खुशनुमा सुबह में उससे बिल्कुल अलग नज़रिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं यह समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते हैं कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे अब पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों के सुझाए गए रास्ते अलग हैं, विषय अलग हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया है। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके और यह अच्छी तरह देख लो कि इसमें बहुत से दूसरे लाभ हों। अमीर डैडी चाहते थे कि मैं यह सीख सकूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे पहले अपने लिए काम करवा सकूं। यह सबक मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था, न कि किसी क्लासरूम में। अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूँ कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा आ गए हो। अगर तुम गुस्सा नहीं होते तो तुम ऐसा खुशी-खुशी करते रहते, तो मैं तुम्हें साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। यह जान लो कि सच्ची शिक्षा में ऊर्जा, प्रबल भावना और ज़बरदस्त इच्छा की ज़रूरत होती है। गुस्सा उस फार्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि प्रबल भावना में गुस्से और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसलिए प्रबल भावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती। उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं? मैंने कहा। हाँ, अमीर डैडी ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें अपनी तनख्वाह नहीं देता जितनी उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, डरते हुए हैं, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए? मैंने पूछा। मुझे मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही, अमीर डैडी ने मुस्कुराए।